जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में हम एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं वह सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है दोस्तों तो आपको वहाँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। अगर कूट भाषा में ये कॉन्शियसली को इस जो नंबर दे रखे हैं हमें ABCD दे रखी है उसमें रिप्रेजेंट किया है तो सोइल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमें विकल्प में से ढूंढ कर बताना है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करने के लिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पर हमें दिया है S। अब यहाँ हमें S किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ देखो यहाँ है S और एक S है हमारे पास यहाँ। अब ध्यान से देखना चौथे नंबर पर S किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ N को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ लास्ट से तीसरा एक M, 2 K और तीसरा N, यहाँ कि हमारा S N को रिप्रेजेंट कर रहा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों A या B में से हमारा कोई ना कोई आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि C और D को तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमें कंप्यूटर में देखना है और वैसा का वैसा ही आंसर टिक करना है, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। तो A या B में से हमारा आंसर होगा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें तुरंत आंसर A या B में से मार्क करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा लास्ट का अंक है यहाँ J है, यहाँ K है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर L का अंक हमें मिल जाए तो हम तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ है हमारा L सेकंड लास्ट L और L यहाँ K को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि K हमारा इस ऑप्शन में, यानी कि हमारा आंसर B हो जाएगा, A नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये शॉर्टकट ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले प्रश्न में हमें दिया है कि एक कागज था गोलाकार, उसको इस प्रकार से फोल्ड किया इसने, क्लॉकवाइज फोल्ड किया, फिर उसके बाद एक बार फिर क्लॉकवाइज फोल्ड किया और फिर उसके बाद एक बार और क्लॉकवाइज फोल्ड किया। तो यानी कि 4 बार फोल्ड किया है उसने। अब 4 बार फोल्ड किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर यहाँ इसने ये लगाया है तो जैसे ही खुलेगा ये तो आधा हिस्सा होगा इसका, यानी कि 1/2 1/4 4 भाग कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु यहाँ आएगा तो जस्ट उसके जस्ट पास में एक और बिंदु आएगा। अब एक बिंदु आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1/4 भाग खुला है। अब 1/4 भाग खुला है, इसका मतलब हुआ कि आधा जब खोलेंगे तो वो 4 बिंदु हमें दिखाई देंगे, यानी कि 4 बिंदु हमें दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता और ये हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आगे देखो दोस्तों क्या करेंगे कि अगर हमारा यहाँ खुला है तो इसके जस्ट पास में भी खुलेगा और इसका जस्ट रिवर्स यहाँ होगा और इसका जस्ट रिवर्स यहाँ होगा, लेकिन इतनी दूर दूर नहीं हो सकता। एक ही भाग में 2 डिब्बे नहीं खुल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ना तो B होगा, ना A होगा, ना ही D होगा और यहाँ हमारा C आंसर हो जाएगा। तो लेते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिया है कि इन आकृतियों को अगर मिलाएं तो दी गई ABCD में से कौन सी आकृति बनेगी। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले इन चंद्राकार आकृति बनी हुई है इनको पकड़ो कि ये 3 आकृतियां खुली हुई है, किस आकृति में है ये तीनों। देखो ध्यान से, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ 3 आकृतियां हैं और यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ एक गोलाकार भाग है और एक आधा बिंदु है। और उसके बाद देखो अब ये गोलाकार भाग यहाँ है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। उसके बाद देखो ध्यान से, और ये 0 है और इसके पास में ये आधा गोलाकार भाग लगा हुआ है। तो पैटर्न को ध्यान से पकड़ना दोस्तों, क्या कर रखा है इसने। जैसे इनको चिपकाएंगे आपस में तो ये तीनों एक साइड में होना चाहिए, यानी कि ये आकृति यहाँ देखें तो ये यहाँ है। उसके बाद देखो ये गोलाकार है तो ये भी यहाँ है। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, इसका मुंह तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पैटर्न इसमें गड़बड़ा हुआ है। पैटर्न इसमें, यानी कि ये इसकी जगह होना चाहिए था, यानी कि ये आकृति हमारी नहीं हो सकती है। उसके बाद अगला देखो ध्यान से, अगले में देखो ध्यान से, देखो ये लेते हैं तो इसमें 3 बिंदु होना चाहिए, 3 खाली, यानी कि इसमें तो 3 है ही नहीं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ देखो इसमें 3 गोलाकार, ये देखो इसमें यहाँ आकृति में एक गोला है
और दूसरे में भी गोला है लेकिन एक चंद्राकार बिंदु है, लेकिन इसमें देखो एक ही गोला रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है इसने, इसमें ध्यान से हमें देखने पर पता लग रहा है कि जो आकृति है यहाँ बनी हुई है उसके जस्ट पास वाली, ये देखो ये आकृति के जस्ट पास वाली ये आकृति बना रखी है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद अंदर की तरफ मुंह है, यानी कि यही आकृति हमारी सही है। इस प्रकार से हम इन तीन जो आकृतियां हैं, इन तीनों को मिलाने पर हमें जो आकृति प्राप्त हुई है वो हमारी सी आकृति प्राप्त हुई है। जो डायग्राम सी में है वही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें है कथन और अनुमान वाला है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ो। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब इसकी क्या अनुमान लगाया इसने कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो और अगला है वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि वृक्ष से रात के समय CO2 निकलती है, जबकि ये वृक्ष दिन के समय O2 को बाहर निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और रात के समय CO2 को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा बिल्कुल सत्य है सेकंड वाला। लेकिन वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्तियों से कपड़े खराब नहीं हो सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट एक गलत है, सेकंड सही है, और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें कह रहा है कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट देखो कि हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा। अब यहाँ पकड़ना, इसमें थोड़ा समझने वाली बात यह है कि यहाँ हमें देखो कि हरा रंग किस किस जगह है। एक तो हरा रंग इस जगह है, एक हरा रंग इस जगह है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे डायग्राम को पकड़ो जिसमें दो जगह सेम कलर हो। अब दो जगह सेम कलर है, यानी कि यहाँ देखो इसके साथ में ये हरा रंग यहाँ पर भी है, लेकिन नेक्स्ट देखें तो इस नीला रंग यहाँ भी नीला रंग, यानी कि लाल के विपरीत जामुन हो जाएगा। लेकिन इससे हमें हरे रंग का पता नहीं लगा कि हरा रंग के विपरीत कौन सा आएगा। तो अगला पकड़ो, देखो इसमें क्या है कि इसमें लाल है, तो लाल कहीं और है, लाल यहाँ पर है। तब इसके बाद क्या करना है, इसमें रोटेशन चलता है दोस्तों। जैसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लाल के बाद देखो, लाल के बाद हरा, और हरे के बाद नीला आना चाहिए। तो लाल के बाद नारंगी, और नारंगी के बाद बैंगनी आना चाहिए। यानी कि लाल के बाद हरा, ये हरा, और फिर उसके बाद नीला। अब देखो ध्यान से, इस डायग्राम की बात करें तो लाल के बाद लाल हमारा कॉमन हो चुका है, और लाल के बाद नारंगी, और नारंगी के बाद बैंगनी आना चाहिए। अब बात यह आ रही है दोस्तों कि इस नीले के विपरीत बैंगनी हो जाएगा और हरे के विपरीत नारंगी हो जाएगा। लेकिन बात इस जगह यह है कि नीला कलर हमारा यहाँ है और यहाँ है, और साथ में अगर इस प्रकार से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा नारंगी होगा। और इसके करने के और भी तरीके हैं दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि कैसे जल्दी से आंसर ला सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। लेते हैं अगला प्रश्न। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमने कई वीडियो में करवा रखे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है, या तो इधर यानी कि लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है, या फिर टॉप टू बॉटम हमें सोल्व करना है। अब टॉप टू बॉटम अगर हम सोल्व करें, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है, अगर टॉप टू बॉटम सोल्व करें तो हमें क्या करना है कि इसमें सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, जैसे प्लस करना, माइनस, जोड़ना, घटाना, यही इसमें अंदर ट्रिक लगती है, इन्हीं सबको करना पड़ता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसको करें तो अगर 4 और 3 7, तो 7 यानी कि 8 है यहाँ, तो यानी कि प्लस 1 करें, 7 में 1 जोड़ें तो 8 मिल रहा हमें। तो क्या यही एक लॉजिक यहाँ फिट हो रहा क्या? 9 और 5 14, 14 में 1 जोड़े तो 15 हो रहा, लेकिन यहाँ तो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं और ही लॉजिक है दोस्तों। अगर इनको गुणा करके देखें तो 4 3 12 और 12 टे 96, और उसके बाद देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 5 45, 45 से कम 45, यानी कि ये भी हमारा लॉजिक बीट नहीं बैठ रहा है। तो क्या करें दोस्तों, अगर इनको सबको ऐड करके देखें, यानी कि 4 3 7 और 8 15, यानी कि टोटल इनका आ रहा है योग हमारे पास 15। उसी प्रकार से अगर इनको जोड़कर देखें तो 9 और 5 14, और 14 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 15। तो उसी प्रकार से हमें ये पता लग चुका है
कि इन सबका सम करेंगे तो हमें 15 मिलना चाहिए। तो देखो इन दोनों को भी अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 और 9 में हम अगर 6 जोड़ दें तो ये मिलता है हमें 15। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारा आंसर होना चाहिए बी, जो कि है 6। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी, समझ में आ चुका क्वेश्चन। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बड़ा ही सिंपल है। इसमें सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है जिस भाई को अच्छे से याद है क्यूब वो आसानी से कर सकता है। देखो 1 की क्यूब, यहाँ हो रहा है 2 की क्यूब और यहाँ हो रहा है 3 की क्यूब, यानी कि घात 3। घात 3 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27। उसी प्रकार से अगला आना चाहिए 4 की घात 3 यानी कि 64। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। देखो अगले प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से देखने वाली बात है। अगर यहाँ 15 है या 12 है, अगर दोनों का डिफरेंस करें तो नीचे 3 मिल रहा है हमें। लेकिन जैसे ही ये लॉजिक अगर इस जगह फिट करेंगे तो यहाँ 44 में से अगर 28 घटाऊंगा मैं तो 12 और 2 14 तो बचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 ही बच रहा है, यानी कि ये लॉजिक यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कई और ही लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान से देखना। जैसे इस पहले की बात करें तो 15 और 12 दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर अगर 3 का भाग दें तो ध्यान से देखना कितना हुआ, 7 और 2, 3 का भाग देंगे तो यहाँ मिल रहा हमें 9 तिया 27। उसी प्रकार से इस सेकंड वाले की बात करें तो 8 4 12 के 2 और हासिल 1, 6 और 1 7, 72। 72 में अगर 8 का भाग दें तो 8 नाम 72, यहाँ पर भी हमें 9 मिला है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि यहाँ 9 मिला है, यहाँ पर भी 9 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर हमारा आएगा वो इस जगह संख्या का भाग देने पर हमें 9 मिलना चाहिए। तो यानी कि अगर इन दोनों को जोड़े तो 4 और 3 7 और 6 और 5 11। अब 11 यानी कि यहाँ हमें मिलना चाहिए 9। तो हमारे पास नीचे है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि x। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों अगर इनको ट्रांसफर कर दें यहाँ 9 आ जाएगा, 9 का भाग यहाँ दे दें तो 117 में अगर 9 का भाग देंगे तो हमें मिलना चाहिए 13, यानी कि इन दोनों 9 का भाग देंगे तो हमें मिलना चाहिए 13। यहाँ 13 नाम 117 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों हमारा आंसर बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 13। तो समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में हमें दिया है एक कागज है जिसको फोल्ड कर रखा है, यानी कि यहां से इसको फोल्ड किया और फिर उसके बाद फिर फोल्ड किया। अब फोल्ड किया तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जैसे इसकी मिरर इमेज का काम करता है। ये यहां से इसका मिरर माने तो यहाँ मिरर है, तो इसका जस्ट पास एक बिंदु और आएगा। उसके बाद ही अगर इसको ओपन करेंगे तो एक जस्ट पास बिंदु आएगा, फिर इसको फिर ओपन करेंगे तो इसके जस्ट पास आएगा, फिर एक और पास आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी हमारा आंसर होगा, और ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। देखो अगले प्रश्न में हमें दिया है कि कौन सी आकृति नहीं बन सकती। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट को देखना जरूरी है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि हमारे पास वहाँ एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि पूरे को पढ़ते रहें और करते रहें। लेकिन जो मेन बात है क्या करना है उस चीज़ को जरूर ध्यान देना चाहिए। उसको जल्दी से पढ़कर हमारा जो क्या करना है हमें वो काम करना चाहिए। देखो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, तो हमारे पास कुछ अक्षर हैं, इनसे ABCD में से कौन सी लाइन नहीं बनाई जा सकती है, कौन सा स्पेलिंग नहीं बनाई जा सकती है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज कुछ ऐसा ही है। तो इसके अंदर देखो आर आ रहा है, इसके अंदर आर आ रहा है और सारे अक्षर कुछ कुछ मैच कर रहे हैं, इसके अंदर आर नहीं है। यहाँ देखो यहाँ बन सकता है, ये भी बन सकता है, एस है इसके अंदर और उसके बाद एल है, तो ये भी बन सकता है। मतलब ए नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर आर आ रहा है और हमारी प्रश्न आकृति में जो प्रश्न है उसके उस स्पेलिंग में आर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न में हमें दिया है दोस्तों कि 5 से हमें 36 का रिलेशन है, उसी प्रकार से 6 से हमें कुछ रिलेशन बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 पंजे 35, 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 करूंगा तो मुझे 36 दिख रहा है यहाँ पर। तो 36 दिख रहा है, तो वही लॉजिक अगर यहाँ फिट करें
तो 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7 छंग 42 होना चाहिए और 1 करूंगा तो मुझे 43 मिलना चाहिए। लेकिन 43 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ कुछ और ही लॉजिक लगा हुआ है। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है दोस्तों, अगर यहाँ 36 जो दिख रहा है हमें, इस 36 को देखकर हमें दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि अगर 5 + 1 करें और उसका स्क्वायर कर दें तो मुझे 36 जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 6 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसी प्रकार से इस 6 में भी 1 जोड़ दें और उसका स्क्वायर कर दें, यानी कि 7 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 49 मिलना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और यही हमारा आंसर भी होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि यहाँ पर 456 है और उसके बाद 15 है, तो 789 है, उसके बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो जरा पॉज करो, क्वेश्चन को पॉज करो और स्वयं करके देखो आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे ध्यान से देखना दोस्तों। ज्यादा कुछ नहीं कर रखा है इसने कि अगर इसका मल्टीप्लाई करके देखें, भाग करके देखें तो कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा इसने अंकों को जोड़ रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। 4 + 9 और 9 + 6 जो कि मुझे 15 मिल रहा है, यानी कि 4 + 5 + 6 यानी कि मुझे 15 यहाँ पर मिल चुका है और यही कर रखा है इसने दोस्तों। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 7 + 8 + और 9 करेंगे, तो 9 करेंगे तो देखो 8 और 7 15 और 15 और 9 24, ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सोचने वाली बात थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।